नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय टकराव की एक नई तस्वीर बन रही है और इस बार केंद्र में है आगरा शहर, ताजमहल वाला आगरा शहर। यह शहर दलित बनाम ठाकुर राजनीति का एक तरह से पिछले कुछ दिनों से अखाड़ा बन गया है। राणा सांगा पर एक बयान दिया था समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने। उनके खिलाफ क्षत्रिय समाज का गुस्सा, क्षत्रिय समाज के कुछ संगठनों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती होती है। राणा सांगा को लेकर ही यह बयान दिया था रामजी लाल सुमन ने और 12 अप्रैल को आगरा में देश भर के क्षत्रिय संगठन जुटेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इससे पहले लखनऊ में प्रदर्शन, आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना की तोड़फोड़, जिसे आप हमला भी कह सकते हैं, और अब खुलकर धमकियों की राजनीति सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा है, उन्होंने इसे दलित बनाम ठाकुर की राजनीति का एक मुद्दा बनाते हुए ये कहा कि हमारे सांसद चूंकि दलित हैं इसलिए उन पर इस तरह का हमला हुआ और अगर कोई घटना होती है, कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, ये अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ठाकुर बनाम दलित की ये लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है? क्या अखिलेश यादव को पीडीए के तहत बीजेपी को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है, नया या कहें मजबूत मुद्दा मिल गया है? और क्या रामजी लाल सुमन के बहाने समाजवादी पार्टी दलित अस्मिता को नया राजनीतिक रंग देकर अपनी तरफ करने में कामयाब हो पाएगी इस मुद्दे के तहत? ये बातें समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आस मोहम्मद। सबसे पहले कासिम साहब, 12 तारीख के आगरा में होने वाले प्रदर्शन को कह लीजिए, वो रथ स्वाभिमान रैली कह रहे हैं कुछ लोग उसे, तो ये जो होने वाला है, अब इसमें बीजेपी तो है नहीं, पार्टी के तौर पर बीजेपी के ना किसी नेता ने इसे लेकर कोई बयान दिया है और ना ही बीजेपी सीधे तौर पर इससे एसोसिएटेड है। ये विरोध तो क्षत्रिय संगठन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को या योगी आदित्यनाथ को घेर पाएगी, या वो बीजेपी तो ये कह देगी कि हम तो हैं ही नहीं भैया इसमें? हाँ नीरज जी, देखिए ऐसा है कि ये कह देते भर से तो हो नहीं जाएगा कि बीजेपी इसके पीछे नहीं है। अगर आप बीजेपी इसके पीछे नहीं है, सरकार इसके पीछे नहीं है, इतने बड़े घटनाक्रम जो हुआ आगरा में कि एक सांसद, वर्तमान सांसद के घर पे जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से घटना हुई और उसपे बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां नहीं हुई, एनएसए नहीं लगा, रासुका नहीं लगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जानी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब होती है तो बताया जाता है कि अपराधियों का जो है इनकाउंटर किया गया, हाफ इनकाउंटर किया गया, अपराधियों जो भी लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर लखनऊ में, राजधानी में प्रदर्शन होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश में सबसे बड़ी विपक्ष की तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके अगवा मुखिया नेता सदन अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक की जो भाषा होती है, जिस तरह की वो शैली होती है, जिस तरह की बात होती है, इन सबको जोड़ने के बाद ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार या योगी आदित्यनाथ की भूमिका जो है बिल्कुल सरकार वाली है या किसी एक पक्ष के साथ नहीं है। बिल्कुल दिखाई देता है। और ये मैंने शायद कहीं लिखा भी था इस बात को कि ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। देखिए, इस हम लोग देख रहे हैं कि 12 तारीख को जो होगा उससे पूर्व जो हुआ, अनुमति दे दी गई, सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, सारे चीजें ठीक है, जयंती होती है, कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन जो भाषा शैली है, जिस तरह की बात हो रही है, जो भी बीच में आ रहा है वो टारगेट किया जा रहा है, गालियां उसको दी जा रही। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ बहुत ही बुरी बुरी गालियां जो है नारे लगे, बहुत ही अशोभनीय था। तो ये राजनीति, आप इसमें कोई देखे ना देखे, लेकिन 2027 की पटकथा तो इसके पीछे लिखी ही जाएगी, इससे बचा नहीं जा सकता है। और करनी सेना को एक सेना है या एक संगठन है, कभी वो किसी फिल्म का विरोध करती है तो सड़क पे तोड़फोड़ सब कुछ करती है। इससे पहले भी करनी सेना के कई कार्यक्रम देखे गए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई संगठन है, करता है, आपको हक है, अधिकार है, कानूनी तौर पे FIR लिखाएं, रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे,
कुछ भी हो, लेकिन जो तरीका है सड़कों पे जिस तरह से साफे बांध के, पगड़ी बांध के और जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, वो 27 में तो रिएक्ट करेगी। छोटे छोटे गांव में अगर आप देखेंगे तो इसका रिएक्शन है, कोई बोल नहीं रहा है, बात अलग है। और योगी आदित्यनाथ पर जो एक ढका छुपा आरोप लगता था कि एक सरकार जो है एक वर्ग विशेष, एक जात विशेष के लिए बहुत ही पॉजिटिव, मतलब वो रहती है, उसके अंदर ऐसे घटनाक्रम देखे गए। वाराणसी में देखिए, जो पकड़े गए थे बलात्कार और उसकी बात, जो थे आरोपी पकड़े गए थे एक जाति विशेष के थे, बहुत दिनों के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई हाफ इनकाउंटर किसी ने देखा। अभी हमने देखा कि सीतापुर में जो पत्रकार की हत्या हुई थी, हालांकि आज उसमें गिरफ्तारियां हो गई, और उसके बाद भी हमने ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी के एक पिछले वर्ग के विधायक और उनके साथ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से हरकत की, हमने देखा कप्तान को वहां से नहीं हटाना था, नहीं हटाया। तो ये सारी आरोप लगते रहे योगी आदित्यनाथ पर। और ये करनी सेना का जो ये कार्यक्रम है 12 तारीख का, रामजीलाल सुमन को लेके, अगर ये चीज बढ़ती है, हालांकि अखिलेश यादव अभी तक इसमें सिर्फ राजनीति तलाश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसमें सिर्फ राजनीति ही ढूंढी है। पहले उन्होंने रामजीलाल सुमन का नाम भी नहीं लिया था। जिस दिन ये घटनाक्रम हुए उन्होंने कहा पीडीए सांसद, बाद में उन्होंने कहा है कि हमारे दलित सांसद, हमारे सांसद। ये सारी चीजें अखिलेश यादव ने बाद में की। अभी अखिलेश यादव इस मामले को वो चाहते भी है कि गर्म, क्योंकि ये मामला जितना गर्म हो उतना ही योगी आदित्यनाथ का नुकसान है। अखिलेश यादव उसको दूसरी तरह से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये घटना, जो भी घटनाक्रम है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सियासी तौर पर बहुत नुकसानदेह होने जा रही है। नीरज, बिल्कुल। आगरा शहर तो दलित राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है काशीराम के जमाने से, या बल्कि उससे पहले से भी। आज की तारीख में भी दलित समुदाय जो है वहां पर वोट की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाता है। तो क्या आपको लगता है इसी शहर को अखाड़ा बनाकर दलित बनाम ठाकुर का एक तरीके से जो तथाकथित क्षत्रिय संगठन है, इन्होंने योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया है और अखिलेश को पीडीए के मुद्दे पर या दलित राजनीति के मुद्दे पर एक लीड लेने का मौका दे दिया है? देखिए नीरज जी, राजनीतिक तौर पर तो क्या असर पड़ता है उसके लिए समझने में थोड़ा सा समय लगता है कि आज हम क्या कह रहे हैं और कल क्या परिस्थिति बदल जाती है। तो एक अचानक से एक घटनाक्रम के बाद वो कितने समय तक चलता रहता है, उबलता रहता है, तो उसके बाद रिएक्शन उसका फाइनली टच कहा जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टया हमको जो चीज दिख रही है वो ये दिख रहा है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो राजपूतों के एक वर्ग ने सहारनपुर से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में राजपूतों के एक वर्ग ने इस तरह के प्रदर्शन करने शुरू किए थे कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे वो नाराज हो और बहुत ज्यादा आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोल रही थी। सहारनपुर में और कैराना में तो इकरा हसन और इमरान मसूद को जीत भी मैं बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने, हालांकि किया था कहीं और भी। तो मैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बता रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जो आज रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर के सदन में दिए गए और ये आक्रामकता दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप एक फिल्टर लगाएंगे और देखेंगे कि तब के वे लोग कौन थे, वे संगठन कौन थे, वे नेता कौन थे, और आज के लोग देखोगे तो वे एक ही लोग हैं। यानी कल जो लोग थे उन पर यह था कि वे कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं, तो आज जो लोग हैं उन पर भी ये है कि वे कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं। सेम लोग हैं। वही ठाकुर पूरण सिंह है मुजफ्फरनगर से, जो तब बोल रहे थे वही आज बोल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पहले नेता थे। ऐसे तमाम संगठन वही है। वही राणा है जो कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। तो ये एक ही तरह के लोग हैं। तो अगर कल उस बात पर रिसर्च करके ढूंढा जा सकता था कि क्या है, तो वो आज भी समझा जा सकता है क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने 2000 जब चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो उनका राजनीतिक तौर पर जो है वो उद्भव हुआ, वो जेल गए, एनएसए लगी, तो शब्बीरपुर कांड से लेकर कर वो हिंसा जो 9 अप्रैल की हिंसा हुई थी यहाँ पर सहारनपुर में, जिसमें मायावती जी भी बाद में आई थी शब्बीरपुर में, और उनके जाने के बाद फिर से शब्बीरपुर गांव में हमला कर दिया गया था। वही शेर सिंह राणा जिनका आजकल नाम चलता है, वही वहीं से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कहीं कोई एक कार्यक्रम कर रहे थे और वहां से भीड़, फिर उसके बाद लेकर के अपने हाथ में लाठी डंडे तलवार उन्होंने गांव पर हमला कर दिया था। तो दलित और ठाकुरों के आपस का जो कन्फ्लिक्ट है, वो जो जातीय संघर्ष का एक अतीत है, वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। और मुझे लगता है कि उसी की संवेदनशीलता जो है
उसने रामजीलाल सुमन के बयान के बाद और राजपूतों के इस रिएक्शन के बाद इस मामले को अत्यंत गंभीर बना दिया है। एक शेर है साहब, सैयद कासिम साहब बहुत शेर पसंद करते हैं, बड़े शायर दोस्त हैं इनके, तो एक शेर आज कर रहा हूँ कि ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया। रामजीलाल सुमन साहब ने जो बात कही वो एक शब्द को लेकर के आपत्ति है, और उस एक शब्द को लेकर के उस एक शब्द से बचा जा सकता था। इसका राजनीतिक तौर पर कुछ, अब जैसे जनरली कहेंगे कि भाई ये साजिश तो नहीं है, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा साजिश है या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ। फैक्ट की बात हो रही है। बाबर जब इंडिया आया तो इंडिया में आने के बाद में एक बहुत मशहूर लड़ाई हुई जिसकी बात हम लोग नहीं करते, हम पानीपत की बात करते हैं, लेकिन बाबर की जो सबसे मशहूर लड़ाई हुई वो 1527 की लड़ाई, खानवा की लड़ाई थी। और खानवा की लड़ाई में बाबर के साथ वो हिंदू राजपूत राजा लड़ रहे थे और राणा सांगा के साथ मुसलमान राजा लड़ रहे थे। और मुसलमान राजाओं में सबसे मजबूत राजा अगर कोई राणा सांगा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था तो उसका नाम था राजा हसन खां मेवाती, हरियाणा का राजा। और हसन खां मेवाती अपने 10,000 घोड़ों के साथ वो बाबर के खिलाफ लड़ा, और उसका रिजल्ट ये रहा खानवा की लड़ाई का कि हसन खां मेवाती उस लड़ाई में शहीद हो गया। वो जो लड़ाई थी वो इस प्रकार की लड़ाई थी कि एक बाहर का राजा हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान के लोगों को वो जीतना चाहता है, तो उसमें ये लोग जुट गए। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने बाबर ने को बुलाया था, जिन्होंने, वो बाबर की तरफ से लड़ रही थी। तो आप समझिए, जो देश के पर हमला करने वाले एक बाहरी मुल्क के बादशाह के साथ मिलकर लड़ रहा है, तो उनको क्या कहा जाए? क्या आप उनको गद्दार नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे उनको आप, जब आज की परिस्थिति में आप लगातार जो है वो एक समुदाय के खिलाफ झूठी टिप्पणियां करते हैं और आपको नाराजगी नहीं होती, आप खिलखिला के हंसते हैं, तो चलिए हम मान सकते हैं कि वो किसको कहानी गया, उसे फैक्ट पर रिसर्च करें। लेकिन राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़ा और बाबर के साथ कुछ हिंदू राजपूत राजा लड़े। नहीं, आसमान की तरफ हम कर सकते हैं इस पे आपके साथ लंबी बहस, और बल्कि अगर मैं आपको, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं इतिहासकारों को बिठाकर, जहां खानवा की लड़ाई, हसन खान मेवाती, इनके बारे में डिटेल बातचीत की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा फोकस पॉलिटिकल है, हम उसी पर है कि इस मुद्दे के बहाने जो राजनीति हो रही है। जी जी हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन ग्राउंड में बना रहा था। तो अभी क्या है स्थिति कि देखिए, ये बात अब बिल्कुल तय है। मैं 4 दिन में आज सुबह लखनऊ से लौटा हूँ और 10-90 चौराहे पर एक बहुत बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जुटे थे जो अखिलेश यादव के घर संभवतः जा रहे थे। पुलिस ने बीच में रोक लिया था, चले गए वापस। तो रिएक्शन तो है, अखिलेश यादव तो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि ये दलित समाज के जो लोग हैं वो उनके साथ जुट जाए। तो वो चाहते तो वो कहते थे कि भाई तुम खेत जता दो, लेकिन जता तो रहे नहीं उनके सांसद, तो वो तो निश्चित तौर पे चाहते हैं। दूसरी तरफ इसमें एक दूसरा एंगल है, उस एंगल पर अनफॉर्चुनेट बात नहीं हो रही है, और वो एंगल ये है कि इसमें जो राजनीति है वो इस बात से ज्यादा कि दलित में और ठाकुरों में आपस में रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ दलितों में और ठाकुरों में रास्ते अलग अलग ही हैं। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक रहते नहीं है। लेकिन जो दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरों के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके हैं, स्वीकार्य नेता बन चुके हैं। अभी एक पीसी में किसी ने पूछ लिया था कि कुछ नाम लिखे हैं तो वो क्या नाम हटाएंगे आपकी सरकार आने पर, तो उसमें अखिलेश यादव ने तुरंत ये कहा था कि किस किस के नाम है, तो 2-3 नाम बताए, तो उन्होंने कहा राजनाथ सिंह का नहीं हटाएंगे, राजनाथ सिंह जी को छोड़ के और की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ का बहुत अधिक वर्चस्व, बतौर मुख्यमंत्री नहीं, मैं कह रहा हूँ एक नेता के तौर पर अपने समाज में बहुत अधिक बन गया है। ठाकुरों के जितने नेता हैं उन सब ने इनको अपना नेता मान लिया है। तो ये जो पूरी कहानी है ये भी है कि उन ठाकुर राजनीति में उबाल है, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ठाकुर राजनीति जो है वो अपने वर्चस्व को दूसरी जातियों की तुलना में बहुत बढ़ा के पेश करना चाहती है, और वो ऐसे ही करते हैं, सड़कों पर आकर भाषण देकर अपनी ताकत दिखाते कैसे हैं। तो इसे बहुत सारी राजनीतिक संभावनाएं तलाशना वो अलग अलग पॉइंट हो सकता है। अंग्रेज जी नहीं, ऐसी पॉइंट को हम भाई फिर हम आपके पास आएंगे सवाल लेकर। कासिम सर, आज जी ने एक आखिरी अपनी टिप्पणी में एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ जी इस समय ठाकुरों के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव तो यही चाह रहे हैं ना, अखिलेश यादव तो चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरों के नेता घोषित हो जाए,
कि वो केवल और केवल ठाकुरों के नेता हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश तो यह है कि उनको एक हिंदुत्ववादी नेता समझा जाए, एक भगवाधारी नेता समझा जाए जो हिंदुत्व की पैरोकारी करता है, न कि किसी जाति विशेष की पैरोकारी करता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी आई कि राजपूत जाति को हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये लग रहा हो कि ये उनकी सरकार है, उनके नेता की सरकार है, तो वो अपना ये हेजेमनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त यही आरोप अखिलेश यादव पर यादव जाति को लेकर ऐसा लगा कि 2017 में सत्ता तो गई और लगातार हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो अखिलेश यादव नई तरह की दलित राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं 2022 के चुनाव के बाद से ही, क्या आपको लग रहा है कि जो इस तरह की छवि जो आज भाई ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की राजपूत नेता की छवि बन रही है, वो छवि तो उनको उनके इस दलित राजनीति में और मददगार ही साबित होगी? हाँ अमीश भाई, देखिए ऐसा है कि आज भाई बहुत ही रिसर्च करके बात करते हैं। और आज मुझे एक बहुत ही, मैं इस डिबेट में चौंक गया कि वो जो उन्होंने अपने शुरू में बताया कि वो लोग जो लोकसभा के चुनाव में 24 में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर कैराना से लेकर प्रतापगढ़ से लेकर सीटें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने 2-1 सीट का नाम लिया था। पूरे प्रदेश में आपने देखा कि मिर्जापुर में क्या हाल हुआ, कैसे बची अनुप्रिया पटेल, बिल्कुल हारते हारते बची। तो अगर इन लोगों को उस समय में ये माना जाता था कि साहब योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली डिस्टर्ब करता है, इसलिए दिल्ली को कमजोर करने के लिए योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये कैंपेन चल गया, मतलब ये इस तरह की बातें हुई, खबरें लिखी गई, तमाम इस पे डिबेट्स हुई। लेकिन आज अगर वो लोग यही कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तो कमजोर हो रहे हैं इसमें, तो इसे क्या माना जाए कि वो कहीं तीसरी तरफ से मैनेज लोग हैं, अखिलेश यादव की तरफ से मैनेज लोग हैं, या विपक्ष की तरफ से मैनेज लोग हैं, या कांग्रेस की तरफ से मैनेज लोग, इसे ऐसा माना जाए क्या? भाई वही, अगर वही चेहरे हैं जैसे कि हमारे आज भाई ने बताया, तब तो ये और अलार्मिंग है अमीश भाई। और ये बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव जैसे इस मामले को चाहते हैं कि बढ़े, उनको इसका फायदा मिले ना मिले, लेकिन उनका नुकसान भारतीय जनता पार्टी का जरूर है। ये बात बिल्कुल साफ दिखा, भारतीय जनता पार्टी का होना हो, योगी आदित्यनाथ का नुकसान है। दिल्ली भी शायद यही चाहता है कि ये बढ़े मामला। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधायकों का मुखर स्वर है, सुर बिल्कुल मुखर है, चाहे वो गाजियाबाद का हो, चाहे बगल में आप देख लिए 2-3 विधायक तो मतलब सरकार के खिलाफ बाकायदा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सारी चीजें, उसमें क्षत्रिय कोई नहीं। और ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगता रहा है। और आजकल तो एक खास पूरा एक ग्रुप है, कुछ उसमें पूर्व मीडिया कर्मी हैं और कुछ वर्तमान मीडिया कर्मी हैं, उनके अगर आप ट्विटर हैंडल देख खंगालिएगा तो वो लोग तो मतलब योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम, उनके लोग, उसको लेके आप 1 से 10 तक उनके रोज एक्स पे पोस्ट मिल जाएगी आपको। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो नुकसान कर ही रही हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, मैंने पहले ही कहा कि ऑर्डर के लिए जानी जाती है, बुलडोजर के लिए जानी जाती है, हाफ इनकाउंटर के लिए जानी जाती है, अपने सख्त एजेंडे, सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है। तो इस छोटे से समूह से क्या सरकार डर रही है, या योगी आदित्यनाथ डर रहे हैं, या कानून लॉ एंड ऑर्डर की चाहे जितनी बड़ी स्थिति पैदा हो जाए, क्या योगी भी यही चाहते हैं कि योगी बनाम अखिलेश हो, या अखिलेश चाहते हैं कि योगी बनाम मुझे लगता है कि ये कुछ भी बनाम हो, 27 से पहले अगर ये घटनाक्रम होता रहा तो आज आपने रामजी राज सुमन हो गए, भाई साहब वो जाटो हैं, उसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो गए, वो यादव हैं, उसके बाद आप समाजवादी पार्टी का प्रदेश क्या कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश सदन विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ कहेंगे उनके खिलाफ। अगर इस तरह से होता रहेगा तो ये एक जाति विशेष जो है वो सारी जातियों से दुश्मनी कर लेगी। मुझे लगता है, मैंने कहीं लिखा भी था, मुझे लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक मतलब ये ट्रैप है, और योगी आदित्यनाथ उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वो चाहे इस वजह से कि एक जाति विशेष के बारे में उनके सॉफ्ट नजरिया हमेशा से माना गया है कि वो सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट नजरिया जो है वो एक मुश्किल पैदा भरा फैसला है, मुश्किल पैदा कर सकता है। और मैं आपने जो कहा अमीश भाई, और जो आज भाई ने कहा, इस मामले में अखिलेश यादव का बिल्कुल एक खामोश रवैया, वो चाहते हैं कि ये मुद्दा गर्म हो। 12 तारीख है, कल भी कुछ, और ये कहना कि कुछ भी अगर होता है, चाहे वो सुमन की बात हुई तब कहा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात हुई तब कहा, तो सुमन को कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पे होगी, वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री उसके जिम्मेदार हो, तो कुछ भी क्या होगा, आपको कहना ये चाहिए था, उनको सुरक्षा दी जाए और ये किया जाए, उसकी जगह उनको कुछ होगा। तो ये एक चीज ऐसी है जो मुझे खटक रही है अमीश भाई।
नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक नीरज जी, कि जीवन रोगिया के भावे त्यों वैदा बतावे कि रोगी को जो अच्छा लग रहा है वैद्य वही उसको यानी डॉक्टर उसको वही सजेस्ट भी कर रहा है कि तुम यही पत्ते खाओ यही दवा खाओ जो उसको अच्छा लग रहा है। तो शायद जो अखिलेश यादव को जो राजनीति अच्छी लग रही है वही राजनीति भाजपा से जुड़े जो आनुषांगिक संगठन कह लीजिए या भाजपा से जुड़े कुछ ऐसे लोग जो कि भाजपा सिंपैथाइजर तो हैं लेकिन इन के प्रकरण वो अखिलेश यादव के हित की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अब तक की हमारी जो चर्चा है वो इस दिशा में जारी है। आज भाई एक आंकड़ा रखता हूं आपके सामने 2024 के चुनाव का, बगैर मायावती के सपोर्ट के या इसको ऐसे कहें कि मायावती के विरोध के बावजूद इंडिया गठबंधन को जाटो 25% वोट मिला और नॉन जाटो दलितों का 56% वोट मिला। ये बगैर मायावती के विरोध के बावजूद ऐसा था। जब इस तरह की राजनीति मतलब इंडिया अलायंस के इर्द गिर्द दलित वोट कंसोलिडेट हुआ, खास करके उत्तर प्रदेश में। एक तरफ कांग्रेस है जो गुजरात में कैंपेन कर रही हो, चाहे जहां कैंपेन कर रही हो, राहुल गांधी का संविधान उनके हाथ से छूट नहीं रहा है, भारत का संविधान। वो दलित ओबीसी की बात कर रहे 50% जनगणना का जो 50% जो आरक्षण का बैरियर है हम तोड़ देंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जब इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो इंडिया अलायंस काम कर रहा है ना। तो ये जो दलित वोटर्स का कंसोलिडेशन है, क्या इस तरह की राजनीति से इंडिया अलायंस और खास करके अखिलेश यादव और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा होता नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि मायावती तो कोई नई राजनीति करती दिख नहीं रही है, चंद्रशेखर आजाद इस मामले पर मुखर है नहीं, जो कि अभी तक कल तक दलित हितों के बड़े पैरोकार थे। लेकिन एक दलित सांसद के सुरक्षा की बारी आई है, दलित सांसद के घर पर चढ़ के मारपीट की गई है, लेकिन वो मुखर नहीं है। तो इसका फायदा तो सीधे अखिलेश यादव ले जाएंगे। अमीर जी, एक सवाल में कई सवाल पूछ लिए और सबको बांध करके एक सूत्र में पिरो करके लंबा काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको पहले तो मैं बता दूं कि 12 अप्रैल की बात आप कर रहे हैं, राणा सांगा के जयंती की, तो 14 अप्रैल जो है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। सहारनपुर में 12 अप्रैल को जो यात्रा निकली थी, जो जयंती निकली थी, उसी के रिएक्शन में फिर 14 अप्रैल वाली हिंसा हुई थी। उसके बाद फिर वो बात आगे बढ़ती रही। तो ये टाइमिंग, हम पत्रकार लोग हैं तो ये बस सोचना हमारा ही तो काम है। ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग जरूर संदेह पैदा करती है कि टाइमिंग क्या है। और दूसरी बात यह है कि राजपूत और दलित दोनों, कई रेयर केस में, कभी 2007 से 2012 जब मुख्यमंत्री बन गई मायावती, तो कई रेयर केस में 2-4 सीटों पे कहीं हो गया हो, उसके आंकड़े जो है वो सैयद कासिम साहब दे देंगे बसपा के, तो वो अलग बात है। मगर बहुत ज्यादा इनमें आपस में दोनों कम्युनिटीज में राजनीतिक गठजोड़ और सामाजिक गठजोड़ भी कम ही दिखाई देता है। तो इसलिए रामजीलाल सुमन वाला बेल्ट जो है, ये असल पॉलिटिकल हम सोचें चीजों को, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से हाथरस हो, कासगंज हो, मथुरा हो, आगरा हो, या ये आगरा की जो पूरी बेल्ट है, जिसे आप दलितों को, आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के अगर इन द कंपेरिजन हम देखें तो बराबर की संख्या में वो आगरा बेल्ट में दलित है और मजबूत दलित है, वो संख्या में मजबूत दलित है। मगर अनफॉर्चुनेट लगता है आज का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं, इस बीच में नीरज जी एक चूंकि आज भाई का इंटरनेट कनेक्शन वापस आ जाए तब तक मैं कांग्रेस की बात कर रहा था। अभी राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, 3 कांग्रेस के निश्चय हैं उस ट्वीट में। हम राष्ट्रीय कानून लाकर, कांग्रेस का निश्चय है कि हम राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करेंगे। दूसरा निश्चय, केंद्रीय कानून बनाकर SC/ST सब प्लान को कानूनी आकार देंगे और इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी देंगे। तीसरा निश्चय, संविधान के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित SC/ST और OBC के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अधिकार को लागू करवाएंगे। यानी कुल मिलाजुलाकर अहमदाबाद अधिवेशन से यही निकल कर आया है कि हम SC/ST और OBC की बात करेंगे, जिस पर हम लोग आज भाई की टिप्पणी ले रहे थे। आज भाई संभवतः हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज भाई अपनी बात कंप्लीट करिए। तो यहाँ का जो दलित है वो एक्चुअली जिस प्रकार से आप सहारनपुर के दलित ने रिएक्शन दिया, तो अगर हम पिछले कुछ समय से देखें, जैसे घोड़ी से उतार दिया गया, जैसे मारपीट हुई, जैसे शादी नहीं होने दी गई, या कोई भी इश्यूज यहाँ के दलितों को उत्पीड़न के इतने भी इश्यूज आते हैं, उसमें बहुत कम रिएक्शन आते हैं।
चाहे या तो राजस्थान का बॉर्डर लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि दलितों के उत्पीड़न वाले राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान वो कंसिडर होते हैं इंडिया में। तो एक रामजी लाल सुमन जो है, कम से कम मुझे ये लगता है कि उनके व्यक्तिगत संबंध चंद्रशेखर से बहुत अच्छे हैं। तो चंद्रशेखर जो है वो रामजी लाल सुमन को उनको कितना सपोर्ट दे सकते हैं या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो पॉलिटिकल चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये बात अगर बढ़ी, चूंकि हमारा तो यही है ना कि ये बात अगर बढ़ी, तो मैं सैयद कासिम साहब से और आपसे दोनों से ये बात पूरी तरह सहमत हूं कि इसका लगता है आस मोहम्मद का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ी सी दगाबाजी कर रहा है हम लोगों की बातचीत के साथ, लेकिन कोई बात नहीं। आस मोहम्मद अपना पॉइंट जो है वो कमोबेश उन्होंने रखा, और वो जो बात कह रहे थे वो यही थी कि इसका फायदा, जो हमारा बुनियादी सवाल था कि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं इसका फायदा तो अखिलेश यादव ही लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 12 अप्रैल का दिन महत्वपूर्ण होगा, और वैसे भी पिछले कई महीनों की जो ये पहले संभल फिर वक्फ, जो ये एक हिंदू मुस्लिम राजनीति नैरेटिव बन रहा था, वहां से ये जातीय टकराव की राजनीति पर बात आई है। क्या आस मोहम्मद आपका इंटरनेट कनेक्शन वापस आप बात कर सकते हैं? हाँ जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए ये जातीय ध्रुवीकरण भी होता है, हम लोग ना विश्लेषणात्मक तरीके से सोच रहे हैं, तो जातीय ध्रुवीकरण भी होता है, तो फिर ये राजपूत कहाँ वोट करेगा? तो राजपूत जो है वो नई जगह तो वोट करेगा नहीं। अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि राजपूत तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कमिटेड है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जो है, अगर कोई नया विकल्प पेश करें कभी जा करके या ना करें वो तो अलग चीज है, लेकिन वो उनको नेता तो मान चुका है, तो वो कैसे उनसे बाहर जाएगा? पहले राजनाथ सिंह को मानता था। दलित पर है सवाल, दलित के पास विकल्प है, वो चंद्रशेखर के साथ जाता है, वो मायावती जी के साथ रहता है, या दलित जो है वो इंडिया गठबंधन को जाता है, जैसा अभी अमित जी आपने आंकड़े दिए हैं। और चूंकि वो सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं, और अभी कासिम साहब ने कहा, भी पहले उन्होंने कहा पीडीए के सांसद, उसके बाद उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारे सांसद को, तो इत्तेफाक से मैं भी बैठा था वहां जब उन्होंने कहा था कि वो सांसद जो अगर हमें सांसद को कुछ होता है, नाम लेकर कहा था, करीब वो सांसद को कुछ होता है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। हाँ बिल्कुल, कि आज जी को पूरी बात नहीं करने देनी है। लेकिन चलिए, वाक्य भले पूरे ना हुए हों, लेकिन संदेश जो वो बात कह रहे हैं अपनी, उसका भाव क्रक्स हमें समझ में आ गया है। 12 अप्रैल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखना होगा कि आगरा में किस तरीके से ये राजनीतिक घटनाक्रम। जी जी जी। मैं प्लीज आप फिर से सुनिए, 12 अप्रैल जितनी महत्वपूर्ण है, अभी तक हमने किसी ने बात नहीं की है। 14 अप्रैल उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अब तक जैसे यादव कह रहे हैं, जैसे ओबीसी के लोग कह रहे हैं, यादव कह रहे हैं, या दलित, कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो ये एक्शन करते रहे लगातार, कहें हम गाली गलौज करते रहे नेताओं को, और इनका समाज जो है वो भी सड़कों पर ना उतर जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी नीरज। कुल, और 14 अप्रैल का दिन अंबेडकर जयंती का दिन भी होता है अमीश। 14 अप्रैल को बिल्कुल। जी कासिम साहब। लेकिन नीरज जी, वो आस भाई जो कह रहे हैं ना 14 अप्रैल की, पता 14 अप्रैल समाजवादी पार्टी जयंती मनाती होती ना, तो ये अलार्मिंग तब था, तब ये एक खतरा इसमें देख सकते थे आप। या समाजवादी पार्टी की तरफ से 14 अप्रैल के बड़े कार्यक्रम अगर जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में आयोजित होते, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अगर ऐसा कोई समाजवादी पार्टी 1-2 दिन में यह ऐलान कर देती है कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर ऐसा हो, तब उस खतरे की तरफ जो इशारा कर रहे हैं आज भाई, तब वो खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यह कहा था, हमें वो बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं नजर आया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा था कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो जो है अपनी अंबेडकर वाहिनी और अपने अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ को आगे करते हुए सर्वधर्म सम्मेलन करेंगे। और ये कल लखनऊ में किया भी है अखिलेश यादव ने। उसमें तमाम धर्मों के लोग हैं, लेकिन दलितों पर फोकस रहेगा। बट फिलहाल 12 अप्रैल पर मुझे लगता है कि सबका ध्यान है, और 14 अप्रैल का दिन भी एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो जयंती है। और अगर दलित वोटरों के ऊपर, दलित राजनीति के ऊपर फोकस है, तो उस दिन भी हमें ये देखने को मिलेगा।
खैर, आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, आस मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर बात करेंगे। हमारी लगातार नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। इसके आगे क्या राजनीतिक मायने होते हैं, चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि बात अल्टीमेटली वहीं जाती है। ये सब समझने के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।